कि इस समय की अब मांग क्या कहें, क्योंकि जब आरक्षण दिया गया था तो वो एक ट्रेडिशनल आरक्षण था कि कब तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि उस वक्त गरीबी की सीमा दूसरी छोटा दिखाते हुए मोदी जी को बड़ा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के ले जाते हुए दिखा गया, उस पर उनका आक्रोश कहा था। दूसरी बात, अगर इतना ही आक्रोश था तो अभी नितिन नवीन जी का एक कार्यक्रम, नवीन जी जब अपना होम ग्राउंड हार जाते हैं तो यह आप इससे ये साबित होता है कि जनता के अंदर भाजपा के प्रति कितना रोष आ गया है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नीट मुद्दे पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद ये मामला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, तो ये मामला सदन में चलता है और कहीं न कहीं इस समय नीट मुद्दे से ज्यादा अब ये जरूरी हो गया है चंदा चोरी, किसने चंदा चोरा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। और आपने एक बेहद दुखते हुए रक्त, आपने पहला ही प्रश्न आपने जो दागा है कि नीट का मुद्दा पूरे भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा, जिसमें 20-22 बच्चों ने आत्महत्या या सुसाइड अटेम्प्ट किया, अपनी जान को गंवाई और उनकी कमी जीवन भर खलती रहेगी उनके परिवार को। तो सबसे पहले मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दूसरी बात, सीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी बनकर आई, जिन्होंने अपना सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो एक प्रोटेस्ट किया गया जंतर मंतर पर, लाखों युवाओं ने मिलकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। और एक राजनाथ सिंह जी का बहुत वीडियो वायरल हो रहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उसको उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए एक आईना दिखाने का प्रयास किया कि जब जनता अपने जनतंत्र को लेकर चलती है और जनता की अदालत लगती है तो उसमें बड़े बड़ों का इस्तीफा हो जाता है। तो निश्चित तौर पे पहली बार भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार में ये देखने को मिला कि जनता की मांग पर, जनता के दबाव पर, जनता के प्रदर्शन पर, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, उस पर धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और बच्चों की जीत हुई और एक अहंकारी दमनकारी का अंत हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देके घर गए। दूसरी बात, आपने कहा कि नीट पर अब आगे मामला कहां शिफ्ट है, तो नीट पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद आप देख रहे होंगे कि अब एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी का। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। इसके बाद भी अभी प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि राम भगवान जो हैं वो सबकी आस्था के प्रतीक हैं। वो हमारा देश, क्योंकि हर समुदाय को लेकर चलने वाला देश है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का यहाँ पर मिलजुल कर रहना होता है, लेकिन राम मंदिर सबकी आस्था का प्रतीक है। लेकिन इसको भाजपा इस तरह से भुनाना चाह रही कि केवल राम उनके अपने रहे हैं और बाकी किसी का नहीं है। मामला इस वक्त ये है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ वो किसकी साथ और किसकी जानकारी हुआ, क्योंकि अगर इतनी बड़ी चोरी हुई तो निश्चित तौर पर उसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा, कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा। क्या ये कुछ लोगों को जो उसमें छोटी मोटी व्यवस्थाओं को देखते थे, क्या उनको पार्टी बनाकर जेल भेज दिया गया या बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, किसी दूसरे को बलि का बकरा बना के किसी को बचा लिया गया? इस मामले को लेकर आप देख रहे हैं दिल्ली संसद में या सदन में दोनों जगह शोर हो रहा है। तो निश्चित तौर पे अब नीट का मामला दबते हुए और इस वक्त राम मंदिर चंदा चोरी का मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट है। तो जिस प्रकार से ये मामला नीट वाला हुआ था, क्या लगता है कि उस मुद्दे को छोड़ के ये मुद्दा, क्योंकि जिस मुद्दे पे बहस चल रही थी उसको पूरा करके तब ये होता तो क्या ज्यादा अच्छा रहता? निश्चित तौर पर देखिए, राम मंदिर का मामला विपक्ष के द्वारा उठाया गया है और नीट का जो मामला था वो सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम था। उसको उन्होंने, उन लोगों की डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद उनकी कोई डिमांड नहीं, तो उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया। लेकिन कहीं कहीं उसमें भी विपक्ष के सभी नेता उसमें सम्मिलित थे। देखिए, युवाओं का समर्थन सबको चाहिए, युवा राष्ट्र है, युवाओं की 50% सहभागिता है, तो निश्चित तौर पर लोगों ने अपना अपना भी पक्ष उसमें रखा, लेकिन उसको राजनीतिकरण करने का प्रयास निश्चित हुआ। लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी जिसके द्वारा बनाई गई है, उन्होंने इसको राजनीतिकरण से दूर रखते हुए उन्होंने सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, इसलिए लोगों का वहां पर नहीं चल पाया और वो लोग सीधे लौट आए सदन और संसद की तरफ। और विपक्ष का जो मामला है जिसपे हमलावर है विपक्ष की राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर, अब उसी पे सारा फोकस लगा दिए हैं और आने वाले चुनाव का भी बेनिफिट लेना है।
जैसा कि सांसद पप्पू सिंह यादव जी थे, उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके संसद भवन में बाहर बैठे थे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज उस पे संतों का जो मतलब आस्था की आहत हुई कि इस प्रकार का कार्य करना सही नहीं है। दूसरी चीज, एक राम जी का फोटो था, उसको नीचे रख के जो वहाँ के अयोध्या के विधायक हैं पासी जी, उनको मतलब उनके पैर छुए जाए, मतलब ये मामला सबसे ज्यादा है कि भाई भगवान राम को नीचे रखकर इस प्रकार का करना क्या सही है? और देखिए, आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है और इस प्रश्न का मैं जवाब दो तरीके से दूंगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अवधेश प्रसाद जिनकी आप बात करें, जिनका पैर पप्पू यादव जो दोनों सांसद हैं, दोनों लोगों ने छुआ और उनके हाथ में भगवान राम का एक फोटो दिख रहा है, जैसे कि मीडिया के द्वारा दिखाया गया है कि भगवान राम का फोटो है और पप्पू यादव जी एक साधु का वेश धारण किए हुए हैं और उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखा है। लेकिन ये एक आप समझिए ड्रामा जो क्रिएट किया जाता है वो अलग विषय होता है, लेकिन मैं उसमें जो साधु संतों का आक्रोश है मैं उसकी भी कद्र करता हूं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि जब भगवान राम की मंदिर में उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा था, राम भगवान की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, निश्चित तौर पे पूरे भारत में खर्च का विषय था, लेकिन वो उस वक्त ये जो साधु संत लोग हैं, इन लोगों का मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उठा कि जो भगवान राम को छोटा दिखाते हुए मोदी जी को बड़ा दिखाकर उनके उंगली पकड़ के ले जाते हुए दिखा गया, उस पर उनका आक्रोश कहां था? दूसरी बात, अगर इतना ही आक्रोश था तो अभी नितिन नवीन जी का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हनुमान जी बनाकर एक लोगों को उनके रथ के आगे आगे उनको नचाया गया था, इस पर उन लोगों का आक्रोश कहां था? अगर किसी व्यक्ति ने एक ड्रामा क्रिएट किया, उस ड्रामे को आप इतना दिल से लगा ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति ने इस तरह का जीवंत रूप क्रिएट किया उस पर आप लोगों का प्रभाव और दबाव या आक्रोश कहां था? क्योंकि अगर नितिन नवीन जी ने हनुमान जी का प्रतिबिंब बनाकर किसी को हनुमान जी का रूप धराकर उनको अपने रथ के आगे नचवाया, तो यह भी निश्चित तौर पे हिंदू धर्म में या हमारे सनातन धर्म में या हमारे हिंदू राष्ट्र में अपमान है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े सेवक के रूप में रहे हैं। और दूसरी बात, वो फोटो और एक जीवंत रूप में काल्पनिक व्यवस्था में और एक जीवंत में बहुत फर्क होता है। लेकिन अगर विपक्ष कोई एक्टिविटी करता है, विपक्ष कोई इस चीज का विरोध करता है, तो निश्चित तौर पर मुझे देखने में ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि और जो साधु संत समाज है, बहुत लोगों को ये आहत हो जाता है और वो अपनी तरह से अपनी बयानबाजी करने लगते हैं। साधु संत का काम पूजा पाठ करना है, धर्म का प्रचार करना है, उनको राजनीति से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए और उनको निश्चित तौर पर दोनों पक्षों को सुनकर देखकर बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने पप्पू यादव के विरोध में प्रदर्शन किया तो उनको निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी के खिलाफ भी प्रदर्शन करना चाहिए था कि आप हनुमान जी को किस तरह से ऐसे नचाने का प्रयास कर सकते हैं। आपने एक वीडियो और वायरल होते हुए देखा होगा कि मोदी जी अपनी हाथ से हनुमान जी के प्रतिबिंब बना हुआ एक पतंग उड़ा रहे थे, उसमें लोगों को आहत नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ने अगर काल्पनिक वस्त्र धारण करके, भगवा रंग धारण करके, क्यों ऐसा इन लोगों को लग जाता कि भगवा तो केवल इनका ही राइट है? भाई मंदिर तो हम भी जाते हैं, पूजा तो आप भी करते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप केवल विपक्ष पे हमलावर रहेंगे। आप अगर हमलावर होना तो आप दोनों पक्ष पे हमलावर होइए। और आप धर्म की बात करिए, आप राजनीति से बहुत दूर की चीज है। अच्छा, जिस प्रकार मतलब संसद भवन एक स्थान होता है जहाँ पे लोग अपनी बातें रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस पे बातें रखनी चाहिए? जिस प्रकार से ये चीजें चल रहा है, क्या इससे कुछ होने वाला है या बात रखने से कुछ होने वाला है? देखिए, संसद भवन से हमारे देश के तरह तरह के कानूनों में संशोधन, सुनवाई और हमारे देश का करोड़ों रुपया लगता है एक बार उस संसद को चलाने के लिए। हमारे सांसद विधायक जब वहां पर बैठते हैं तो वो कुछ अच्छी तार्किक डिबेट करे तो हमारे देश का हित हो पाए। लेकिन एक फिजूल काम को लग रहा है कि भारत देश की किसी को चिंता नहीं है, केवल बिना मतलब की, बिना सिर पैर की बात हो रही है, जिससे हमारी आम जनता का कोई मतलब नहीं है। हमारी आम जनता इस वक्त महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है। अभी आप देखिए, हम लोग महंगे पेट्रोल डीजल पे की मार तो खा ही रहे थे, अब E20 की भी मार खा रहे हैं। उस पर कोई डिबेट नहीं कराने के लिए तैयार है, या कोई भी पक्ष विपक्ष दोनों में से कोई नहीं चाह रहा है कि उस पर बात हो जाए। केवल राम मंदिर लीजिए, नीट लीजिए, ये तो हमेशा का विषय रहा हुआ है। लेकिन इस पर राजनीति कब तक करिएगा आप? आपको तार्किक राजनीति करनी पड़ेगी। युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है, आपको जनता के आप क्या हित कर सकते हैं, उस पर आप क्या बात कर सकते हैं, जनता को किस तरह से रोजगार दे पाएंगे, उस पर क्या बात कर सकते हैं। आप इस पर डिबेट करेंगे तो जनता आप पर प्रभावित होगी, आपको सुनना चाहेगी। आप बिना मतलब के संसद को रोज स्थगित हो जा रहा है, ना संसद चल पा रही है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब तो है नहीं इसका। जिस प्रकार से भाजपा केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई, क्या लगता है विपक्ष के पास ऐसी कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि जिससे ये लोग अपना मतलब सरकार भाजपा बना पा रही है?
लोगों में मतलब एक विश्वास जगा पा रहे हैं? अब देखिए, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति भी हूं, लेकिन मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार बनाना अलग विषय होता है, सरकार चलाना और जनता को सुखी रखना अलग विषय होता है। सरकार बनाने में तो कई आरोप एलिगेशन लगते हैं कि आप किसी बनी हुई सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बना लीजिए, किसी सांसद विधायक को खरीद के अपनी सरकार बना लीजिए, वो अलग विषय होता है। लेकिन आपसे जनता खुश कितनी है, आप जनता को कितना प्रभावित कर पा रहे हैं। जब सन 2014 में मोदी जी आए हुए थे तो लोगों ने उनको भर भर वोट किया, गुजरात मॉडल पे, उनकी बातों पर उन्होंने इतने स्टेटमेंट्स दिए थे कि लोगों को लगा कि अगर हाँ परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पे मोदी जी देश का विकास करेंगे। लेकिन आप मीडिया के साथी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2014 से लेकर 2026 में आप मोदी जी के कितने काम से सहमत हैं? कोई 5 काम आप गिनवा नहीं सकते हैं कि यही काम मैं इनके काम से प्रभावित होकर मैं इनको वोट कर। कब तक आप हिंदू मुस्लिम उसको वोट कर पाएंगे? और कब तक आप हिंदू मुस्लिम वाला दंगा फैला फैला कर वोट कर पाएंगे? मेरा ये कहना है, जैसे कि भाजपा अगर सरकार बना पा रही है, विपक्ष में क्या कोई चेहरा प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इन लोगों का गठबंधन है, बड़ी बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, उसके बाद भी लगातार ये लोग मतलब अपना संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं केंद्र में सरकार तीसरी बार बनना ये बड़ा मतलब चर्चा का विषय है। निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है और विपक्ष के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं बन के निकल पाया कि क्या वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर पाएगा। तो इस बात पे मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को इस बात पे विचार करना चाहिए, अपनी एक बैठक करके, इंडिया अलायंस उन्होंने जो बनाया है उसकी बैठक करके डिसाइड करें कि फेस को क्लियर करें कि इस व्यक्ति के फेस पे हम चुनाव लड़ेंगे और इसको प्रधानमंत्री के लिए हम दावेदारी घोषित कर पाएंगे। क्योंकि पहले के भाजपा के और आज के भाजपा में बहुत फर्क आ गया। जनता भी इनकी हर सच्चाई को समझ चुकी है कि इनके ढोल के अंदर कितना पोल है, सब जनता जान चुकी है। और अभी रिसेंटली देखिए एक उपचुनाव हुआ है 3 विधानसभाओं का, इसमें भी आप देख के समझ सकते हैं कि अब जनता कितना इनसे नाराज हो रही है। क्योंकि पहले आप देखिए कि सबसे बड़ा फेरबदल आप देखेंगे तो उपचुनाव जो हुआ बांकीपुर बिहार, जिसमें नितिन नवीन जी का वो होम डिस्ट्रिक्ट रहा, उनका होम ग्राउंड रहा, जहां पर वो उनके विधानसभा रही, उस पर उनके परिवार के और उनसे लेकर 1995 से लगातार उनके यहाँ भाजपा का गढ़ जो कभी नहीं हारा, उसको भी भाजपा हार गई। और वहां पर एक नई पार्टी, एक नवोदित पार्टी, प्रशांत किशोर जी, इनका वो पहली बार चुनाव जीत कर आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी वेल एजुकेटेड पर्सन है, मेरी शुभकामना है उनको कि आप बांकीपुर में एक अलग तरह से माहौल क्रिएट करिए और दिखाइए कि विधायक क्या क्या कर सकता है। तो नितिन नवीन जी जब अपना होम ग्राउंड हार जाते हैं तो यह आप इससे ये साबित होता है कि जनता के अंदर भाजपा के प्रति कितना रोष आ गया है, भाजपा से जनता कितना दुखी हो चुकी है। दूसरा चुनाव देख लीजिए दतिया का, मध्य प्रदेश का। दतिया में कांग्रेस का विधायक था और उसके ऊपर आरोप लगा, आरोप सिद्ध हुआ, उसके बाद वो सीट खाली हुई, फिर कांग्रेस से ही दूसरे लोगों ने चुनाव जीत लिया। वहां पर भी भाजपा की ही सरकार है, लेकिन इसके बाद भी वहां पर उपचुनाव नहीं जीत पाया। जबकि अक्सर ये होता है कि जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव वही जीत पाता है। तीसरा, गुजरात, चूंकि मोदी और अमित शाह जी का गढ़ ही है वो, तो वहां पर जीतना एक औपचारिक बात थी, लेकिन वहां पर भी वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है। तो ये दिखाता है कि अब भाजपा के दिन थोड़े से कठिन होने वाले हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा, और आने वाले 2027-2029 में निश्चित तौर पर जनता जागेगी और इनसे अब सवाल करेगी। अब हिंदू मुस्लिम और इन सब चीजों पर वोट नहीं करेगी, वो सीधे मुद्दे पर वोट करेगी। जौनपुर में 9 विधानसभा है और 2 लोकसभा है जी। ऐसे में क्या आप किसी ऐसे विधायक या सांसद से संतुष्ट हैं जिसका कार्य अच्छा हो? और देखिए, जौनपुर भाई हमारा जिला ही है और मैं आपका जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि 9 विधानसभा 2 लोकसभा, दोनों लोकसभा विपक्ष के पास है और 9 विधानसभा में संभवतः 3-4 विपक्ष के हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। तो सब अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जनता इसका आकलन 2027 में करेगी और बताएगी कि ये लोग किस तरह से काम किए हैं, इनका क्या प्रभाव जनता में पड़ा हुआ है। क्या 2027 में आपको ये लगता है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं दावे से तो नहीं कह सकता हूं कि परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति कई बार एक ही जगह पर चुन कर आता है तो उसके अंदर निश्चित अहंकार आ जाता है। और हमारी राजनीति जो है उसमें डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, राजनीति होना चाहिए। लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए परिवर्तन होना चाहिए। जनता से मेरी अपील रहेगी कि आप काम पर फोकस करिए। आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं आप उसको देखकर चुनिए, उसके फेस को देखिए, उसकी क्वालिटी को देखिए, ना कि आप किसी के प्रभाव और दबाव में आकर
बड़े नेताओं को देखें, क्योंकि आपके सुख दुख, आपके किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका क्षेत्रीय नेता पहुंचेगा, आपका विधायक पहुंचेगा, आपका सांसद पहुंचेगा, आपके और तमाम नेता पहुंचेंगे, न तो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, न तो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको जब भी आप अपना मत का उपयोग करें तो आप ये देखते हुए करें, जात पात से ऊपर उठकर जो विकास की बात करे, जो आपके लिए रोजगार की बात करे, जो आपको नौकरी और अच्छे एजुकेशन की बात करे, इन सब चीजों पे आप फोकस करके चुनाव करिए। अब जात पात से उठने का समय, आप 2026 में जी रहे हैं और 21वीं सदी है, तो अब आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। SC ST का मामला बड़ा ज्यादा देखने को मिलता है जी। आखिर इसमें क्या ऐसा है कि SC ST लोग लगा देते हैं और इसमें बड़ी समस्याएं बाद में झेलनी पड़ती जी। अब देखिए, SC ST कानून तो आज बना नहीं है, ये कानून बहुत पहले से था, लेकिन जब मायावती जी की सरकार रही तो इसका थोड़ा सा और इस पे लोगों ने फोकस किया और लोगों को समझाया गया कि भाई SC ST भी एक कानून है, और ये थोड़ा सा आया मामले में। लेकिन जब मोदी जी ने इसको अमेंडमेंट करके, संशोधित करके इसको फिर से पास किया कि अब आप SC ST में तुरंत FIR हो जाए। पहले SC ST जब होता था तो उसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो होता था वो उसको इन्वेस्टिगेट करता था, उसके बाद SC ST होता था। लेकिन अब SC ST का भी दुरुपयोग हो रहा है, और ज्यादातर मामले में जो सच्चे मामले हैं उसमें तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, किसी का भी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पे SC ST में जो देखना चाहिए सरकार को, अगर इसका वाकई में दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित तौर पे इसमें संशोधन, और इसको पूर्व की भांति जिस तरह से इसमें जांच प्रक्रिया होने के बाद अगर वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता था, उस व्यक्ति के अंदर द्वारा अपराध किया जाता था तो उस पर मुकदमा दर्ज होता था, तब होता था। और केवल जलनवश, केवल द्वेषवश, केवल उसको परेशान करने के लिए अगर SC ST लगाया जाता है, क्योंकि ये मामला थोड़ा पेचीदा होता है, तो इस मामले को सरकार को समझना चाहिए। आरक्षण भी इसमें एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या आरक्षण जात के हिसाब से होना चाहिए कि आर्थिक हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर जात में गरीब लोग हैं। जी, और निश्चित तौर पर देखिए, आरक्षण का ये हमारे जितने भी नेता हैं, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों को समझना चाहिए कि समय की अब मांग क्या कहें, क्योंकि जब आरक्षण दिया गया था तो वो एक ट्रेडिशनल आरक्षण था कि कब तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि उस वक्त गरीबी की सीमा दूसरी थी। आज लगभग हर समाज में लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं, कुछ लोग योग्य भी हैं, कुछ लोग अयोग्य भी हैं। तो जो योग्य है वो भी अपने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आरक्षण पे भी विचार होना चाहिए, और दोनों तरह के आरक्षण पे होना चाहिए, EWS वाले पर भी होना चाहिए, और ये जो सामान्य आरक्षण है सबके लिए, उस पर भी विचार होना चाहिए कि अगर वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसको आरक्षण दिया जाए, अदरवाइज किसी दूसरे का हक न मारा जाए। एक बात और चलती है जो दलित समुदाय के द्वारा आती है कि ब्राह्मण के घर की बेटी अगर उनके यहाँ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाए, क्या ऐसा आपको लगता है कि इस प्रकार से हो पाएगा? अब देखिए, ये कुछ लोगों का मेंटेलिटी है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे कानून में कहीं ऐसा लिखा है, इसकी कोई बात है। ये कुछ लोग अपनी तरफ से मनगढ़ंत करके द्वेष की भावना से आपकी सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह से कमेंटबाजी करते हैं इस पे, क्योंकि वो योग्य भी व्यक्ति नहीं है तो उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं।